राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हमारी इकोनॉमिक्स की लास्ट क्लास है और मेरी छुट्टी भी हो गई है। मैंने कहा था आपसे कि 14 तारीख से मैं छुट्टी चला जाऊंगा। मैं अब गया इसीलिए नहीं आज, क्योंकि आपकी क्लास भी करानी थी। मैंने कहा अगर इकोनॉमिक्स की एक क्लास रह जाएगी और यहाँ से क्वेश्चंस बनते भी हैं एग्जाम में, तो मैंने सोचा कि पहले क्लास में करा के और फिर निकल जाऊंगा। ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है आज वो है शेयर बाजार और बजट। ये ऐसे पॉइंट हैं दोनों जो हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको इनसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और हमारे क्वेश्चन छूटते हैं इनसे। जब क्वेश्चन आता है तो हम उसे छोड़ देते हैं। हम इस थ्योरी को, इसकी जो थ्योरी है वो हमसे बुक से अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत टफ लगती है और हम नहीं करते। मैं ये दोनों टॉपिक आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में अपनी भाषा में, जैसे मैंने पढ़ा है, कोई किताब की भाषा में आपको नहीं बताऊंगा और बहुत आसानी से आपके समझ में ये टॉपिक आ जाएंगे। अब आपकी पूरी हिस्ट्री होगी, पूरी ज्योग्राफी होगी, पूरी पॉलिटी होगी, पूरी स्टैटिक होगी और पूरी इकोनॉमिक्स हो गई है। बात करते हो आप एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट जब मैंने डेज वगैरह पढ़ाए हैं, जैसे 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, मैंने एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पहले ही करा दिए हैं। और जो बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह हैं, टाइगर रिजर्व, वो मैंने पहले एक क्लास कराई थी, उस क्लास को मैं इस पर अपलोड कर दूंगा, आप वो देख लेना उसके लिए। और जनगणना की क्लास भी मैं अपलोड कर दूंगा जो पहले मैंने करा रखी है। ठीक है। बचेगी आपकी साइंस, वो आप कहीं से भी जहां से आपने पेड कोर्स खरीद रखा है या फिर स्पीडी वगैरह से आप कवर कर लेना। ठीक है। ये लास्ट क्लास है यूट्यूब पे मेरी। अब इसके बाद मैं यूट्यूब पे आपको ऐसे नहीं दिखाऊंगा। अगर कहीं सिलेक्शन मेरा होता है तो एक बार इंटरव्यू देता हुआ आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। ठीक है। शुरू करते हैं शेयर बाजार। शेयर बाजार, ठीक। शेयर बाजार है क्या। हमने देखा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जब उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो अपनी कंपनियों के शेयर बेच देती हैं और लोग उस शेयर को खरीदते हैं और उन्हें उसके बदले पैसा मिल जाता है। इससे ये आसानी होती है कि कंपनी को बैंक से लोन वगैरह लेना नहीं पड़ता और लोगों को उस शेयर को खरीदने के बाद जो प्रॉफिट होता है कंपनी को, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा कंपनी शेयर होल्डर को देती है। ठीक है। तो इसी के बारे में हम पूरा देखेंगे, शेयर मार्केट के बारे में। जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है और जो सबसे बड़ी संस्था है शेयर मार्केट के लिए इंडिया में, उसका नाम है सेबी। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ इंडिया। जो इंग्लिश वाले हैं ये उनके लिए है और जो हिंदी वाले हैं उनके लिए ये है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ये है सेबी की फुल फॉर्म, जो डायरेक्ट एग्जामों में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती होगी जब आप सेट लगाते होंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक। अब सेबी की स्थापना कब हुई। सेबी की स्थापना हुई कब, 1988 में। ठीक। मुख्यालय कहां है सेबी का, मुख्यालय है मुंबई में। काम क्या करती है सेबी, काम जो शेयर मार्केट है उसके लिए नियम बनाती है सेबी। शेयर मार्केट पे अगर पूरा किसी का कंट्रोल है तो वो है सेबी का। एकदम सिंपल भाषा में मैंने आपको ये चीज बताई है कि सेबी का पूरा कंट्रोल है शेयर मार्केट के ऊपर। शेयर मार्केट के लिए नियम बनाती है सेबी। ठीक। अब जो क्वेश्चंस आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं वो ये करते हैं कि सेबी की स्थापना तो 1988 में हो गई थी, लेकिन सेबी को वैधानिक अधिकार कब मिला। कानूनी अधिकार सेबी को कब मिला, 1992 में नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर। बहुत आता है पेपर में क्वेश्चन, कौन सी कमेटी की सिफारिश पर सेबी को कानूनी अधिकार मिला, तो वो है 1992 में नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर। सेबी एक कानूनी बॉडी बन गई 1992 से। ठीक। अब जो स्टैटिक का क्वेश्चन मान लो, चाहे आप इसे करंट का क्वेश्चन मान लो, रेलवे हर जगह ये क्वेश्चन आया जब ये नियुक्ति हुई। पहली महिला अध्यक्ष बनी है सेबी की
जो इस टाइम में भी अध्यक्ष हैं इसकी, पहली महिला अध्यक्ष, वो हैं माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भी ये सेबी की अध्यक्ष हैं 2024 में। और सेबी के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। 3 वर्ष का। ये क्वेश्चंस जो सेबी से कहीं भी आपके आ सकते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, ये हमने सेबी के बारे में टोटल चीजें देखी। अब आगे एक वर्ड आपने सुना होगा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ होता क्या है? आईपीओ क्या होता है? जब कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर मार्केट में बेचती है, जब कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर बेचती है, तो उसे बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। बहुत ट्रेंडिंग में चला ये, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एलआईसी ने अपने पहला आईपीओ निकाला था, तो इसीलिए ये वर्ड बहुत ट्रेंडिंग में रहा। हो सकता है फुल फॉर्म आपसे कहीं भी पूछ ले, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर बेचती है मार्केट में। ठीक है, अब इसके बाद जो शेयर जो बेचे जाते हैं, वो खरीदे जाते हैं, उसके लिए अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, जिनमें सबसे पहला है स्टॉक एक्सचेंज। देखो स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है? जहां शेयर बेचे और खरीदे जाते हैं, बेचे और खरीदे जाते हैं, उसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार। ठीक, जो स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में और जो फेमस हैं उनके नाम हम देखेंगे। वो हमें 2 पढ़ने हैं, जिसका नाम है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, और एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बीएसई और एनएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। पेपर में जब आप पेपर सेट लगाते होंगे, भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में ही होगा। 1875 में स्थापना हुई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां शेयर मार्केटों शेयरों की खरीद बिक्री करी जाती है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना हुई कब? 1992 में। ठीक है, मुख्यालय इसका भी मुंबई में ही है। कानपुर में भी इसका ऑफिस है, कानपुर में, यूपी में। यूपी में कानपुर में भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस है। ठीक है, पेपर में आ सकता है। अब जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका सूचकांक है सेंसेक्स। इसका सूचकांक है सेंसेक्स। ये सूचकांक क्या है? सूचकांक वो होता है, जैसे आपने देखा होगा तो घटते बढ़ते रहते हैं डिजिट, कि शेयर ऊपर चला गया, शेयर नीचे आ गया, वो है सूचकांक, और उसका ही नाम रखा गया है सेंसेक्स। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक का नाम क्या है? तो सेंसेक्स नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक का। इसी से पता लगता है कि शेयर बढ़ रहे हैं या शेयर घट रहे हैं। ठीक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके सूचकांक का नाम है निफ्टी।
क्या नाम है इसके सूचकांक का? निफ्टी 50। निफ्टी किसका सूचकांक है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी। निफ्टी निफ्टी नाम है किसके सूचकांक का? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक का नाम है निफ्टी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक का नाम है सेंसेक्स। ठीक है, अब इसमें 30 कंपनियां आती हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, 30 ब्लू चिप कंपनियां, जो भारत की ब्लू चिप कंपनी है। 30 ब्लू चिप कंपनी आती हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब इनके शेयरों की खरीद बिक्री यहां करी जाती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 50 कंपनियां आती हैं, 50। ये कभी कभी पूछ लेता है कि किसमें कितनी कंपनी आ रही है, तो वो हम लगा सकते हैं आंसर। 30 ब्लू चिप कंपनियां आती हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और ये पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी ब्लू चिप कंपनी है, तो 30। ठीक है, तो ये था स्टॉक एक्सचेंज जहां शेयरों की खरीद बिक्री करी जाती है। दो फेमस स्टॉक एक्सचेंज हमने पढ़े, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब आगे आपने वर्ड देखा होगा तेजड़िया और मंदड़िया। तेजड़िया और मंदड़िया। तेजड़िया क्या है? इसका साइन होता है बुल, मतलब बैल, और इसका साइन होता है बियर, भालू। ठीक है, तेजड़िया क्या है? जब शेयर बेचने वाले कम और खरीदने वाले ज्यादा हो, और खरीदने वाले ज्यादा हो, तब हम कहेंगे कि शेयरों में तेजी आ रही है भाई। बेचने वाले तो कम है, खरीदने वाले हैं शेयर ज्यादा, तो हम कहते हैं कि शेयरों में तेजी आ रही है, उसे बोलते हैं तेजड़िया। और मंदड़िया, जब शेयर बेचने वाले ज्यादा हो, बेचने वाले ज्यादा हो और खरीदने वाले कम हो। भाई शेयर बिक रहे हैं ज्यादा, खरीद रहे हैं कम लोग, तो शेयर की वैल्यू कम ही होगी, उसे बोलते हैं मंदड़िया। और ये डायरेक्ट पेपरों में आप ये चीजें देखते भी होंगे, तेजड़िया और मंदड़िया। ठीक है, तो ये है तेजड़िया मंदड़िया। ये पूरा शेयर से संबंधित जो भी चीजें थी मैंने आपको बताई। ठीक, अब जब आप मेरी क्लासें पूरी कर लोगे ना, जैसे आपकी हिस्ट्री पूरी हो जाएगी, आपकी पॉलिटी पूरी हो गई है, आपकी ज्योग्राफी पूरी हो गई है, आपकी इकोनॉमिक्स पूरी हो गई है, आपकी स्टैटिक पूरी हो गई है। ये वो पोर्शन है जीएस का, जीके का वो पोर्शन है जिससे कम से कम 80% क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आते हैं। बची आपकी साइंस। तो जब हम अगर यूपी पुलिस देने जा रहे हैं तो 38 क्वेश्चन आएंगे। तुम आप कोई भी पेपर सेट आप लगा लेना, चाहे एग्जामपुर पे चाहे आरडब्ल्यू पे, आपका अब स्कोर इन क्लासों को पूरी लेने के बाद 28 से 30 ही रहेगा हर सेट में, ये मेरी गारंटी है। बचे 8 क्वेश्चन, जिसमें से 3 साइंस के मान लो और 5 आपके करंट अफेयर के मान लो। ठीक है, करंट आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर साइंस आप ना भी पढ़ पाओ तो उसके लिए आप क्लासों को दोबारा रिपीट कर लेना, या कहीं से भी साइंस की 400-500 क्वेश्चन की कोई 2-3 घंटे की वीडियो हो उसे देख लेना, क्योंकि साइंस में कांस्टेबल लेवल पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप कोई 50 क्वेश्चन जिसमें जीके के आ रहे हो वो एग्जाम दे रहे हैं, चाहे जैसे यूपी आप दिल्ली पुलिस दे रहे हो, चाहे आप रेलवे दे रहे हो, तो वहां आप मेरी क्लासें पढ़ के आराम से 35 से 38 तक जरूर अटेम्प्ट कर लोगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि 10 क्वेश्चन आप साइंस के छोड़ दोगे, 10 नहीं, करीब 7-8 क्वेश्चन यहाँ साइंस के रहेंगे 50 क्वेश्चन में, और 7-8 ही आपके रहेंगे किसके? करंट अफेयर के। तो आप 35 से 38 तक आराम से चले जाओगे। बाकी जो 15 क्वेश्चन हैं आप उसके लिए करंट और साइंस पढ़ लेना। साइंस के लिए मैंने आपको बताया, चाहे तो आप स्पीडी से कर लो, या फिर आपने जहां से भी पेड कोर्स ले रखा है आप वहां से कर लेना। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो कभी भी, और आपको लगे कि आपकी जीएस कमजोर है या आपसे जीएस नहीं आती थी, पहले भी बहुत से लोग हैं जिनसे पहले जीएस नहीं आती थी, उन्होंने पूरी क्लासेस मेरी 1-1, 2-2 बार देखी, अब वो जीएस में इतने स्टेबल हैं कि उनको जीएस से अब डर नहीं लगता होगा। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को। जिससे भी जीके नहीं आती है, जो जीके से परेशान है, जिसे ये लग रहा है कि जीके बहुत बड़ा बोझ है,
65 क्लास यूट्यूब पे आपकी पूरी पड़ी है। 65 क्लास आप एक बार कर लेना, दूसरी बार जिसने वो पूरी कर ली वो आराम से जीएस का कोई भी पेपर सेट किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का लगा के देख ले, आराम से स्कोर उसका अगर 38 है तो 30, 28, 30 चला ही जाएगा। ठीक है, 50 है तो 35 से 36, 37 आराम से चला जाएगा। और जीएस में 50 में से 35 करना कोई आम बात नहीं है। आप 2.5-3 साल से अच्छे अच्छे टीचरों से बहुत से लोग हैं जो पढ़ लिए लेकिन वो स्कोर नहीं कर पाए। मैं जो आपको ये चीजें जीएस में मैंने दी है ना, मैंने एज ए कांस्टेबल आपको ये चीजें नहीं दी। मैंने जितने भी एग्जाम्स निकाले हैं उसके बेसिस पे मैंने आपको ये चीजें दी है, ना कि इस बेस पे कि मैं कांस्टेबल हूँ। उस बेस पे तो मैंने कभी जीएस आपको नहीं पढ़ाई है। यूपीएससी के जो पेपर निकाले एनडीए के उस बेस पे, सीजीएल दिया, सीपीओ दिया, उन बेसों पे मैंने चीजें इकट्ठी कर करके आपको रेलवे के जो पेपर निकाले उस बेस पे ये चीजें आपको मैंने कराई है। ठीक है, अगर कोई ये सोच रहा है कि कांस्टेबल लेवल पे मैं इन चीजों को करा रहा हूँ तो वो गलत सोच है तुम्हारी, उस चीज को मत सोचना। कोई भी पेपर सेट लगा लेना, आज ही आप दिल्ली पुलिस का पेपर सेट लगाना, क्लास लेने के बाद आप देखना आपका स्कोर 50 में से आराम से 33-34 तो आराम से चला जाएगा। जो अभी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, और हो सकता है कि जब आपने पेपर दिया हो तब आपका इतना स्कोर ना गया हो जहां से भी आपने जीएस पढ़ी हो। ठीक है, लेकिन अब जाएगा। अब हम देखेंगे बीमा, बीमा क्षेत्र हम थोड़ा सा देखेंगे। बीमा, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है? बीमा जो क्षेत्र है इसका जो सबसे बड़ी बॉडी है उसका नाम है इरडा। इसे बोलते हैं इंश्योरेंस इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडा। ये बीमा क्षेत्र की जितनी भी कंपनियां हैं जैसे एलआईसी और तुम्हारी जीआईसी वगैरह जो भी हैं, सभी के ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी है, सभी की देखरेख का काम करती है इरडा, यही नियम बनाती है। इसकी स्थापना हुई थी कब? सन 2000 में। किसकी सिफारिश पर? आर.एन. मल्होत्रा कमेटी, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश पर स्थापना हुई थी इरडा की। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी है, डायरेक्ट पेपरों में आती है कि आर.एन. मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश पर किसकी स्थापना हुई थी, तो इरडा की स्थापना हुई थी, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। ठीक, क्यों आता है पेपर में? क्योंकि इरडा जो है इसका मुख्यालय है हैदराबाद। अगर किसी को हैदराबाद चलना है तो मैं जा रहा हूं 18 तारीख में, चलना हैदराबाद। ठीक है, मुख्यालय है इसका हैदराबाद में इरडा का। ठीक, कौन इसके अंडर में आ रही है? एलआईसी इसके अंडर में आती है, जिससे यही क्वेश्चन आता है कि एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, और इसका मुख्यालय है मुंबई में एलआईसी का। यही क्वेश्चन एलआईसी से बनता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ये, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम सब लोग इसे जानते हैं और बहुत पेपरों में क्वेश्चन आता है कि एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। तो बीमा के बारे में इतना ही देखना है, जो बीमा से डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में बनते हैं वो ये थे। अब हम देखेंगे बजट। बजट बहुत इंपॉर्टेंट, सीजीएल के मेंस में भी 2023 में यहां से क्वेश्चन बना था बजट से, और किस तरीके से बना, बहुत कम लोगों से वो क्वेश्चन हो पाया था। ठीक है, बजट, सबसे पहली बात, बजट कब पेश होता है? 1 फरवरी को। 1 फरवरी को बजट पेश होता है। हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो बजट पेश करती हैं, वित्त मंत्री। कौन पेश करता है बजट संसद में? वित्त मंत्री। बहुत आता है क्वेश्चन के बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। 1 फरवरी को बजट कब से पेश हो रहा है? 2017 से। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 1 फरवरी को बजट कब से पेश होना शुरू हुआ है? 2017 से। ठीक है, अब
बजट के लिए जो पैसा आता है वो कहां से आता है, ये चीज हमें यहां देखनी है। बजट के लिए जो पैसा आ रहा है सरकार के पास, वो सरकार कहां से पैसा ला रही है बजट में। तो बजट के लिए पैसा आता है एक तो रेवेन्यू से, राजस्व से, रेवेन्यू, और एक आता है पूंजी से, कैपिटल। ठीक है, तो बजट के लिए राजस्व से और पूंजी से दो तरीके से पैसा आता है बजट में। राजस्व में हम क्या क्या रखते हैं, टैक्स इसमें हम रखेंगे, टैक्स, कर, और एक होता है गैर कर। ठीक है, सॉरी एक मिनट, राजस्व में हमारी आय और कुछ व्यय भी हम इसमें से करते हैं। ऐसे पूंजी में से आय और पूंजी, जो बजट पूंजीगत आ रहा है उसमें से हम व्यय भी करेंगे। ठीक है, अब जो राजस्व आय है हमारी, बजट के दो हिस्से हमने किए, एक तो राजस्व और एक पूंजीगत। ठीक, राजस्व में से कुछ इनकम भी हमारी होगी और उसमें से हम खर्च भी करेंगे, और आय भी हमारी होगी और उसमें से हम खर्च भी करेंगे। ठीक है, तो राजस्व आय अगर हम देखें तो वो हमारी जो राजस्व आय हम जो प्राप्त कर रहे हैं वो कर से प्राप्त कर रहे हैं, टैक्स से, जिसमें हमारा कौन कौन सा कर आ रहा था, निगम कर, आयकर, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, जीएसटी और सीमा शुल्क। यहां से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है, कुछ आय हम गैर कर से भी प्राप्त करते हैं। गैर कर से, गैर कर में क्या क्या हम लेंगे, गैर कर में हमारे जैसे फार्म विक्रय, कोई फॉर्म हमने, कोई प्रॉपर्टी है हमारे पास और हमने वो बेच दी, उससे हमें जो आय प्राप्त होगी उसे हम राजस्व इनकम बोलेंगे। ठीक है, बाकी ब्याज अगर हमें मिलेगा, जैसे गवर्नमेंट को ब्याज मिलता है किसी चीज पे, तो वो भी हमारी राजस्व इनकम है, या लाभ मिलता है किसी चीज पे, वो भी राजस्व इनकम है, या यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र से प्राप्त सहायता। अगर संयुक्त राष्ट्र से कोई सहायता हमें प्राप्त होती है, यूनाइटेड नेशन से, या सहायता या अनुदान जिसे हम बोलेंगे, संयुक्त राष्ट्र से प्राप्त अनुदान, अनुदान प्राप्त होता है, तो वो भी हमारा रेवेन्यू इनकम में आएगा। तो कर और गैर कर, दो तरीके से हम रेवेन्यू इनकम जनरेट कर रहे हैं बजट के लिए। ठीक है, कर से कैसे, निगम कर, आयकर, जीएसटी, जीएसटी पूरा मैंने आपको पढ़ा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सीमा शुल्क, इनसे जो पैसा आया वो हमारी राजस्व इनकम है। और जो हमारी राजस्व दूसरी इनकम है, जो टैक्स से ना लेके हम दूसरी चीजों से ले रहे हैं, वो हम, जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, फॉर्म विक्रय, ब्याज कहीं से मिला, लाभ कहीं से मिला, या यूनाइटेड नेशन से प्राप्त अनुदान, तो ये है हमारे राजस्व आय के स्रोत। अब जो राजस्व आय हमें प्राप्त हो रही है, जो बजट के अंदर हमें राजस्व प्राप्त हुआ, उसे हम बजट के अंदर कैसे व्यय करते हैं वो हम देखेंगे। व्यय कैसे होगा, कहां कहां व्यय करेंगे हम, तो जो सबसे पहले व्यय करेंगे वो योजनाओं में। जो गवर्नमेंट व्यय करती है बजट में, राजस्व इनकम को जो गवर्नमेंट व्यय करेगी वो योजनाओं में करेगी। दूसरा, रक्षा में करती है। तीसरा, सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है इसमें करती है। चौथा, पेंशन एवं भत्ते, इसमें करती है। पांचवा, ब्याज अदायगी, ब्याज अदायगी, जो गवर्नमेंट ब्याज पे पैसा लेती है उसमें इन्वेस्ट करती है, ब्याज अदायगी में। और यही सीजीएल के मेंस में पूछा था। सीजीएल के मेंस में 2023 में यही क्वेश्चन आया था कि जो ब्याज अदायगी है वो कैसा, किसके अंदर रखा जाएगा, राजस्व के अंदर रखा जाएगा या पूंजीगत व्यय के अंदर रखा जाएगा। तो जो ब्याज अदायगी है वो कैसा व्यय है, राजस्व व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा ब्याज अदायगी। ठीक है, और यही सीजीएल मेंस में आया था। जो राजस्व से हमें इनकम प्राप्त हुई बजट के अंदर, उसका हमने व्यय भी किया। कहां कहां व्यय किया, योजनाओं में किया, रक्षा में किया, सब्सिडी में किया, पेंशन एवं भत्ते में किया, और ब्याज अदायगी में किया। यही सीजीएल के मेंस में पूछा था। और सब्सिडी का भी बहुत पूछा जाता है कि सब्सिडी को हम किसके अंडर रखेंगे, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सब्सिडी, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब पूंजीगत आय में हम क्या क्या रखेंगे, पूंजीगत आय में हम रखेंगे क्या, ऋण।
कैसा ऋण? देसी और विदेशी स्रोतों से प्राप्त ऋण। पूंजी का मतलब जहां डायरेक्ट पैसा मिल रहा हो, डायरेक्ट हमारे हाथ में पैसा आ रहा है किसी चीज से। तो जब हमारा बजट पेश होता है तो उसमें हम बहुत सारा लोन लेते हैं वर्ल्ड बैंक वगैरह से, तो वो ही ऋण है ये। देसी और विदेशी स्रोतों से प्राप्त ऋण आता है किसके अंदर? कैपिटल इनकम के अंदर, पूंजीगत आय के अंदर। ठीक है, और क्या आएगा? विनिवेश से प्राप्त धन। विनिवेश से प्राप्त धन। विनिवेश से प्राप्त धन मतलब जो हमारे यहाँ एफडीआई आता है डायरेक्ट, उससे जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो है हमारा कैपिटल इनकम। ठीक, अब कैपिटल व्यय हमारा कहां होता है? अगर हम देखें कि पूंजीगत व्यय हमारा कहां होगा, तो पूंजीगत व्यय हमारा होता है परिसंपत्तियों के निर्माण में। परिसंपत्तियों के निर्माण में, जैसे स्कूल बना रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल बना रही है, गवर्नमेंट अस्पताल बना रही है, इसमें जो खर्च होता है उसे बोलते हैं क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर पेपर में कुछ आता है कि स्कूल का निर्माण कैसा खर्च है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पूछ ले कि सब्सिडी कैसा खर्च है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और इसमें से जो पैसा खर्च होता है वो कहाँ होता है? एक तो ये हो गया परिसंपत्तियों के निर्माण, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ने भारत में बनाया वो, जैसे स्कूल का निर्माण, अस्पताल का निर्माण। और कहाँ जाता है इसमें से पैसा? कैपिटल इनकम में से इसमें से और पैसा कहाँ जाता है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया ऋण। दिया गया ऋण या अनुदान। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को जो केंद्र सरकार जब पैसा देती है, जो पैसा उधार देती है या अनुदान देती है, वो किस में आएगा? वो हमारा पूंजीगत एक्सपेंडिचर में आएगा। तो ये है हमारा बजट। बजट दो चीजें बजट में हम रखते हैं, एक तो राजस्व रेवेन्यू, और एक हम रखते हैं कैपिटल पूंजी। ठीक, रेवेन्यू में हम आय भी प्राप्त करते हैं और रेवेन्यू में हम फिर उसका खर्चा भी करते हैं। जैसे रेवेन्यू में आय कहां कहां से प्राप्त हुई? टैक्स से हमें प्राप्त हुई, निगम कर, आयकर, जीएसटी और सीमा शुल्क से हमें प्राप्त हुई। और कहां से प्राप्त हुई? फॉर्म विक्रय, ब्याज, लाभ या यूनाइटेड नेशन से प्राप्त अनुदान। ये हमारा राजस्व इनकम है। खर्च कहां किया हमने ये पैसा? राजस्व व्यय जो सरकार ने खर्च किया वो योजनाओं में, रक्षा में, सब्सिडी में, पेंशन एवं भत्ते में, ब्याज की अदायगी में। जो सीजीएल मेंस में पूछा कि ब्याज अदायगी किस तरीके का है, तो ये राजस्व व्यय है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ब्याज अदायगी। ठीक है, पूंजीगत में हम क्या क्या देखेंगे? अगर पूंजीगत इनकम की बात हो रही है तो वो जो विदेशों से, मतलब वर्ल्ड बैंक से या देसी स्रोत से जो हमने ऋण लिया है, जो धन प्राप्त किया है वो, और विनिवेश से प्राप्त धन, ये हमारा आएगा कैपिटल इनकम में। और कैपिटल व्यय हमारा क्या है? परिसंपत्तियों के निर्माण में, जैसे स्कूल या अस्पताल हमने बनाए उसमें सरकार जो बना रही है, और राज्यों को दिया गया ऋण या अनुदान, इसमें है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, समझ आया? बजट के अंदर ये चीजें होती हैं, राजस्व और पूंजीगत, जिसमें से आय और व्यय होगा, इसमें से भी आय और व्यय होगा। इस तरीके से पूरा बजट बनता है। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो मैंने आपको बताई दी। और ये वो वाला पोर्शन है कि पीसीएस वगैरह में भी जब यहां से क्वेश्चन आते हैं तो नॉर्मली लोगों से होते नहीं है, और जब सीजीएल के मेंस में ये क्वेश्चन आया तो बहुत कम लोगों से ये हो पाया होगा। ठीक है, अब बजट तो हमारा बना, कैसे पूरा बजट बना वो मैंने आपको बता दिया, कहां कहां से आय प्राप्त हुई और कहां कहां हमने व्यय कर दिया। अब हम देखेंगे कि बजट में जो घाटा होता है उसे क्या कहते हैं? बजट घाटा, बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट, बजट घाटा क्या है? कुल आय जो हमारी हो रही थी माइनस के कुल व्यय, कुल आय माइनस कुल व्यय। अगर हमारी जो इनकम जो हो रही थी, अगर वो व्यय जो हम कर रहे हैं उससे कम आ जाती है, इनकम कम आ रही है और व्यय ज्यादा हो रहा है, तो उसे बोला जाएगा बजट घाटा। कुल आय माइनस के कुल व्यय। अगर हमारा आय क्या है? कम है, और व्यय हमारा ज्यादा है, तो बजट में क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा, बजट घाटा। ठीक, अब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीएससी, सीडीएस और एसएससी में पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन, बोलता है वो कि राजकोषीय घाटा क्या है?
राजकोषीय घाटा, ये तो बजट घाटा हो गया। अब राजकोषीय घाटा क्या होगा? राजकोषीय घाटा बराबर होता है बजट घाटा प्लस जो हमने विदेशों से उधार लिया वो, प्लस जो उसकी ब्याज देनी थी वो, ब्याज अदायगी। राजकोषीय घाटा बराबर होगा बजट में तो घाटा हुआ ही हुआ, प्लस जो उधार हम पर रह गया वो, और उसकी ब्याज जो हमारे ऊपर रह गई वो, ये है हमारा राजकोषीय घाटा। ठीक है। अब इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सीडीएस जब मैंने दिया उस टाइम ये मेरी ही पेपर में आया था, सीडीएस वाले में क्या था क्वेश्चन? प्राथमिक घाटा क्या है? प्राथमिक घाटा। आप भी पेपर सेट अगर लगा रहे होंगे और ढंग का पेपर सेट कोई आ जाता होगा उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता होगा, अगर बढ़िया पेपर सेट आपने लगाया है तब। प्राथमिक घाटा क्या है? प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। ब्याज अदायगी को अन्य देयताएं भी लिख देते हैं, अगर अन्य देयता, या तो ब्याज अदायगी लिख देगा या अन्य देयताएं लिख देगा। अन्य देयताएं मतलब जो हमें ब्याज देना है, दोनों में से कुछ भी लिख सकता है, चाहे तो ब्याज अदायगी लिख दे चाहे अन्य देयताएं लिख दे। तो प्राथमिक घाटा क्या होता है? जो हमारा राजकोषीय घाटा हुआ, मतलब हमें बजट में जो घाटा हुआ वो, और उधार जो हमने लिया वो, और उसकी जो ब्याज देनी थी वो, अगर उसमें से हम, ये तो हमारा राजकोषीय घाटा था, अब ये जो राजकोषीय घाटा है पूरा और उसमें से माइनस के ब्याज अदायगी कर दी जाए तो हमारा प्राथमिक घाटा निकल आता है। ठीक है। तो प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस के ब्याज अदायगी। या पेपर में क्वेश्चन बने थ्योरी के फॉर्म में तो ऐसे बनेगा कि वर्तमान वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछली वर्ष की ब्याज देयताओं के अंतर को क्या कहा जाता है? प्राथमिक घाटा। ठीक है। वर्तमान वर्ष के राजकोषीय घाटा और पिछले वर्षों की ब्याज देयता के अंतर को क्या कहा जाता है? प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा क्या था? बजट में जो घाटा हुआ वो, प्लस जो उधार लिया वो, प्लस जो ब्याज रह गई थी वो। ठीक है। ये हमारा राजकोषीय घाटा और ये है बजट घाटा। कुल आय में सिर्फ कुल व्यय, अगर कुल व्यय ज्यादा हो जाता है और जो आय हमें कम प्राप्त हुई, जैसे राजस्व इनकम कम प्राप्त हुई और राजस्व व्यय ज्यादा हो गया, या कैपिटल इनकम कम प्राप्त हुई और कैपिटल व्यय ज्यादा हो गया, तो वो हमारा हो गया बजट घाटा। बजट घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा दुखती हुई नस है हर स्टूडेंट की, हर किसी के समझ में नॉर्मली नहीं आती है, पेपरों में डायरेक्ट इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे जो बजट या शेयर मार्केट से आपके कहीं भी बन सकते थे, किसी भी एग्जाम में टोटल आपको करा दे। इकोनॉमिक्स में आप कहीं से भी आप क्वेश्चन लगाना, घटना चक्र लगा के देख लेना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के आप आंसर दे पाओगे इकोनॉमिक्स में। 70% आंसर आप दे दोगे इकोनॉमिक्स के हर क्वेश्चन के, इतनी गारंटी है। अब 100 क्वेश्चन करोगे तो 70 के आंसर आप दे पाओगे। ठीक है। इकोनॉमिक्स हमारी खत्म। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, इकोनॉमिक्स, एक जीएस का 80% पोर्शन मैंने आपको कवर करा दिया। अब कभी भी यूट्यूब पे मैं वीडियो डालने आऊंगा नहीं। जो भी चीजें हैं आप इनका बार बार रिवाइज करना, जब भी आपको लगे कि जीएस कमजोर है आप इन्हें पढ़ना बार बार, और आप अच्छे से तैयारी करना। कभी भी कोई भी एग्जाम हो, जीएस के लिए आप ये क्लासें देख सकते हो। किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, बहुत लोग पूछते हैं कि यूपी पुलिस के लिए, किसके लिए, कोई भी वनडे एग्जाम जो एक दिन में हो रहा हो, चाहे यूपीएससी एनडीए हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, या आरपीएफ, या यूपी पुलिस, या दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम के लिए आप इन क्लासों को देख सकते हो। टोटल 65-66 क्लासें हैं। ये 65-66 क्लासें आपका जीएस का डर खत्म कर देंगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है। जय हिंद, राधे राधे।